बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और मौसम की सूरत हाल पे बात करें तो मौसम जो है वो इस टाइम गर्म है। चांसेस हैं आगे आने वाले टाइम में कि बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है। जो आज का टेम्परेचर है वो है जी, आज 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मौसम का, और इसके साथ जो है वो बढ़ते दिन तक जो है वो 39 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर जाएगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है सैलाब के हवाले से जो सूरत हाल है इस टाइम जनूबी पंजाब में, फिर भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ लोगों ने की, अपनी मदद आपके तहत पहुँचे। कुछ हुकूमती सतह पर भी जो है वो अब हम देख रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिंध की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी तक जो है वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी चीखों पुकार है, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जनूबी पंजाब में, वो लोग प्लीज़ सिंध में भी जाकर देखें कि वहाँ के लोगों के क्या क्या मसाइल हैं। अभी तक जो है वो लोग पानी में मौजूद हैं। लोग जो हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमती सतह पर जो है वो लोग हम पर जो है वो नहीं बिल्कुल हमें देख रहे, लुक आफ्टर कर रहे हैं। वहाँ पर कोई इस तरह के कैंप नहीं लगाए जा रहे, वहाँ पर इमदादी सामान जो है वो नहीं पहुँचाया जा रहा। तो काइंडली हमारी हुकूमत से भी अपील है, हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा आप सिंध की तरफ भी देखें, बलूचिस्तान की तरफ भी देखें कि वहाँ पर भी सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही फैला दी है। लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका है। उन लोगों का ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में है, एक मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम हुकूमत भी उनका साथ नहीं देगी तो फिर वो किससे जाकर मदद की पुकार मांगेंगे। तो काइंडली सबको मिलकर अपने हिस्से का जो रोल है वो लाजमी प्ले करना है। लोग कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम तमाम लोग जो है अपनी तमाम चीज़ें भूल कर इस टाइम जो लोग मुश्किलात में सैलाब में फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उन तक इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। तो एक कौम बनने की ज़रूरत है मज़ीद, कि एक दूसरे का दुख बांट सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर अशरफ जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बिलाल? ठीक ठाक है? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे थोड़ा एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। जिस तरह की ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं तो सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे, बिलाल से जानेंगे, क्योंकि बिलाल वहाँ पर गए भी हैं और कवरेज भी की है। वहाँ के लोगों के हालात इस टाइम क्या हैं, इस पर आज ज़रा डिटेल से बात करेंगे। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है? ठीक है। अच्छा, सैलाब के हवाले से सर आपकी क्या सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं? सोशल एक्टिविटीज़ ये कि एक तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, उसमें टीचर्स ने भी अपना हिस्सा मिलाया है। एक टीम वहाँ गई हुई है कॉलेज की भी, और यहाँ जो हो सकता है मोटिवेट किया लोगों को कि वहाँ सैलाब में घिरे हुए जो लोग हैं उन तक आटा है, चीनी है या घी है, जो भी इमदाद कर सकते हैं, या आप उनके सेल नंबर्स वहाँ शेयर किए जाते हैं, उनको जो है ना आप इजी पैसा कर सकते हैं या जैज़ कैश भेज सकते हैं। तो इस तरह हम अपना हक अदा कर सकते हैं अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो। फिलहाल तो ये चल रहा है। सही सही। बिलाल से भी जानते हैं। बिलाल, आप वहाँ पर गए, मौजूदा जो सूरत हाल है इस टाइम क्या है? सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सूरत हाल नो डाउट काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि यार दरिया के एरिया में जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं वहाँ पे सैलाब आ गया, वो कच्चे के इलाके में थे, वो पक्के के इलाके में आ जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ हुई है। अब सिचुएशन ये हुई है कि अब शहरी इलाकों में पानी दाखिल हुआ है। अब सिर्फ राजनपुर की बात करें तो राजनपुर का 95% एरिया वहाँ पे पानी आ चुका है। राजनपुर की तहसील रुझान की बात कर लें तो वो मुकम्मल पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ पर सरकारी दफातर पानी में डूबे हुए हैं, स्कूल डूबे हुए हैं, डिस्पेंसरीज में पानी 5-5, 10, 6-6 फुट पानी वहाँ पे मौजूद है अभी भी। क्योंकि हम जब वहाँ पे विज़िट किया, हम
रोडों को कट लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से जिस रफ्तार से पानी वहाँ पर है, तो उसके बाद वहाँ पर रोड तकरीबन टूट चुके हैं और वहाँ से पानी जो एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे वो अब ख़त्म हो चुका है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारा सिलसिला पहले तो थी लोगों की नकल मकानी, क्योंकि वो सैलाब आ गया, आफत आ गई, वहाँ से लोगों को एक महफूज मकाम पर लेके जाया जाए। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब पूरी तहसील है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लाखों की आबादी है और वहाँ पर लोग कोई 2000 घर मुतासर नहीं हुए, वहाँ पे कोई 5000 घर मुतासर नहीं है, वहाँ पे हजारों खानदान के घर बह चुके हैं। वो एक बस्ती में 300 मकानात हैं, वो 300 मकानात बह चुके हैं, वहाँ पे पानी मौजूद है और वहाँ पे अगर पानी खुश्क भी हो जाए तो वो वापस जाएंगे तो वो रहने के काबिल नहीं होंगे। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है। सेम अगर डीजी खान जिस तरह राजमपुर फाजिलपुर का एरिया है, वहाँ भी इसी तरह कटा हुआ, वहाँ भी इसी तरह सैलाबी रेले आए और वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। फिर हम डीजी खान वाली साइड पे चले जाते हैं, डीजी खान के इलाके मुतासर हुए, तोसा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। वहाँ पर जो एक सिलसिला था, एक हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से इदारे मौजूद हैं, पता नहीं वो किस तरह से काम करते हैं, पता नहीं किस तरह से वर्किंग होती है, पहले तैयारी नहीं की जाती और जब आफत आ जाती है तो हम डिक्लेयर करते हैं जी इमरजेंसी आ गई, आफत आ गई, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं किया जाता। 2010 में भी सैलाबी इलाकों में आया था, 2010 में भी ये सारे मकानात तबाह हुए थे। उस वक्त एक कमीशन भी बना था और रिपोर्ट भी जारी हुई थी और उसमें जो खामियां थी इदारों को कहा गया था कि ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वही है कि बस हो गुजर गया, आगे देखा जाएगा। तो सेम 12 साल के बाद वही सिचुएशन रिपीट हुई, उससे ज़्यादा पानी आया या उससे के बराबर आया, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई रेस्क्यू 1112 के अलावा कोई इदारा ऐसा नहीं था हमारे पास कि वो लोगों को रेस्क्यू कर सके। सिर्फ रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार थे, वहाँ जो जवान है वो मुसलसल काम कर रहे हैं, पाक आर्मी ने भी काम किया। उसके अलावा हमारे इदारे कहाँ हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रही थी? इतना बड़ा इदारा बना हुआ है, मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा महकमे मौसमियात से भी चीज़ें ली जा सकती थी, वहाँ से भी रिपोर्ट्स ली जा सकती थी, सर्वे किए जा सकते थे, इलाके खाली कराए जा सकते थे पहले, लेकिन नहीं हुआ। इसमें लोगों को भी कुछ हद तक अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल का सैलाब आ जाएगा, इस लेवल का पानी आ जाएगा। तो वहाँ तक रिलीफ टीमें या उनको पहले आगाह नहीं किया गया कि ये सिचुएशन बनने वाली है तो आप महफूज मकाम पे चले जाएं। लोगों का ये सवाल था कि महफूज मकाम पे जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि बारिशें मुसलसल हो रही थी। आपने खुद मुल्तान में भी देखा कि गुज़िश्ता महीने में पूरा अगस्त का कोई दिन ऐसा नहीं है जब बारिश नहीं हुई। अब आप अंदाजा लगाएं कि हमने लोगों को कहा कि आप महफूज मकामात पे जाने को तैयार नहीं है, अब वो ये कहते हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बीवियों को लेके चले जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है एक खैमा और हमारे साथ हमारे जो जानवर हैं वो भी मौजूद हैं। अब जब बारिश होती है तो एक खैमे में हमारे बच्चे भी हैं, हम भी हैं और हमारे जानवर भी हैं, तो हम किस तरह से मैनेज करें? और बारिशें मुसलसल हो रही हैं, तो इस हवाले से स्कूल खाली नहीं कराया गया पहले। अगर स्कूल जिस तरह रुझान है तो रुझान पूरे डूब गए, तो वहाँ पे स्कूलों को तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना। तो वो जो करीबी बस्तियाँ थी वो रोडों पे आ गई, तो वो वहाँ लगा कर कैंप लगा के बैठ गए। कैंप तो लोगों के पास हमने देखे कि कहीं पर खिदमत ने, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट ने कुछ कैंप फराहम की, लेकिन जो परेशान कुन सूरत हाल थी, जो हमें लोग अंदर लेके गए, जो हम कह सकते हैं कि जो नवाही आबादियों में या बिल्कुल जहाँ पे टीमें मुसलसल नहीं पहुँच रही थी, वहाँ पे लोगों ने चारपाइयाँ खड़ी करके, 2 चारपाइयाँ खड़ी करके उसके ऊपर चारपाई डाल के वो उस तरह सायादार जगह बनाई हुई थी। वहाँ मासूम बच्चे बैठे हैं जिनके पास एक हफ्ता पहले घर थे, अब वो चारपाइयाँ लगा के बैठे हैं और वो अपना घर बना के बैठे हैं। तो यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है। पहला मरहला था कि नकल मकानी, सेकंड अब मरहला होगा कि रिलीफ, और तीसरा फिर आ जाएगा बहाली। अभी तो रिलीफ के हवाले से काम होना बाकी है, क्योंकि अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि खाना हमारे पास नहीं आ रहा। एक टाइम का खाना आ रहा है, एक टाइम का खाना आ रहा है। आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे होंगे कि वो ट्रक पहुंचते हैं और लोग टूट पड़ते हैं। अब ये नहीं है कि वो लूट मार कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि उनके पास खाना प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। जब उनके पास पहुंचता है तो उसमें वो होते हैं, बिस्किट होते हैं या फिर वो केक होते हैं, तो वो लोग कहते हैं तो हमारी वो वाली जिस तरह पहले रूटीन थी। अब उनके पास, जब मैंने कैंपों में जाके बात की, वो ये कहते हैं कि कभी एक दिन का खाना आ जाता है, कोई चावल ले आता है, कोई सालन ले आता है, तो हम एक टाइम में खाना खा लेते हैं। अब एक टाइम में खाना, एक खानदान है, वहाँ पे 100 खानदान आबाद हैं और हर फैमिली के मेंबर 6 से 7 हैं। वो लाइन में लगने के बाद उनको एक डोंगे में या एक प्लेट में खाना मिलता है, तो वो 6 बच्चों को भी वो खिलाना है, 4 रोटियां साथ मिलेंगी।
तो वो उनकी खुराक अभी तक हम उसका मुकम्मल तौर पर वर्किंग नहीं कर रहे। हुकूमत की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा निगलिजेंस है। पंजाब हुकूमत भी उस तरह से काम नहीं कर पाई, वफाकी हुकूमत भी काम नहीं कर पाई। आप अंदाज़ा लगाएं कि सीएम पंजाब ने कितने विजिट किए, सिर्फ एक बार विजिट किया जब डीजी खान में महकमा खुराक की जो गंदम रखी हुई थी वो बह गई थी। उसके बाद वो आए थे, उन्होंने सजनिश की थी कि महकमा खुराक ने पहले क्यों नहीं मुंतकिल की। बहाली के लिए कितना काम हुआ, रिलीफ के लिए कितना काम हुआ, इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत अहम किरदार है। सिविल सोसाइटी इसमें बहुत काम कर रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हमारा अगर गिला मीडिया से भी है, उसके अलावा हमारे पॉलिटिशियन से भी है। वो तो इमरान खान साहब या फिर मियां साहबान या फिर पीडीएम आपस में जंग लगी हुई थी, इक़्तिदार की जंग है, वो तो उसी में ही मसरूफ है। उसमें सिविल सोसाइटी मैदान में आई, सिविल सोसाइटी ने कैंप लगाए, सिविल सोसाइटी खाना पहुंचा रही है, सिविल सोसाइटी कैंप्स पहुंचा रही है, सिविल सोसाइटी वहां पर अपने जो वॉलंटियर्स हैं वो पहुंचा रही है। हुकूमत के पास तो मशीनरी नहीं है। राजनपुर के पास कौन सी मशीनरी है, कितने उसके पास पंप्स हैं, कितनी उसके पास कैंप्स उन्होंने डिवाइड किए, उनके पास तो अभी ये पूरा डाटा ही नहीं आया। उन्हें अभी तक सर्वे, वो कहते हैं हम अभी सर्वे कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं जब पानी खुश्क होगा फिर हम सर्वे करेंगे। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएगा, वो देखेगा कितने घर डिमोलिश हुए हैं, कितने घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, कितने घर जानवर बह गए हैं, कितनी जानी नुकसानों को नुकसान पहुंचा है। तो अभी तो सर्वे होना बाकी है, और सर्वे पता नहीं 15 दिन बाद होता है, 20 दिन बाद होता है, महीने बाद होता है। तो उसके बाद जाके हुकूमत रिलीफ फराहम करेगी, उसके बाद जाकर लोगों को कुछ पैसे मिलेंगे अगर हुकूमत ने दिए तो, कि जी जिनके घर डिमोलिश हुए हैं, जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं, उनको इसकी बहाली के लिए ये कुछ दिया जाए। लेकिन अभी उन इलाकों में पानी है और कई फुट पानी वहाँ जमा है। सही, अभी मजीद भी आपसे जानेंगे। सिर्फ जिस तरह अभी हम नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं नौजवानों में अभी वो जज्बा है, लोग काम करेंगे? तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ में बड़ी आगे है कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, लोग पहुँच भी रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। आपका सवाल अपनी जगह उससे हटकर थोड़ा सा वजाहत में करता चलूँ। तफसील से तो बिलाल भाई ने बताया आपको। दो जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहला ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट, उसका पहला जो काम होता है किसी भी खिते के लोगों को उस बराबरी के म्यार पर लेकर आए जिस म्यार पर बड़े शहरों के लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, जितने बड़े शहर हैं, इक्वलिटी बेसिस पर वहाँ कोई बिला तफरीक सारी सहूलियात मुयस्सर हैं बुनियादी। वहाँ एमरजेंसी सर्विसेज मौजूद हैं बड़े शहरों में। इसी तरह से दूसरे वो शहर, जैसा कि रुझान की बात की बिलाल भाई ने, जैसा कि राजनपुर की बात की, डीजी खान है, ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी सिर्फ खाना ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल नहीं है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें मशीनें मौजूद हैं, कश्तियाँ मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद हैं, और वहाँ नकल मकानी के सारे वो तरक्की याफ्ता ज़राए जो बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास आलात मौजूद हैं, उन शहरी ज़िंदगी के उस निज़ाम में फराहम किए जाते। और यही वो रोना है जो पिछले कुछ 70-75 साल से रोया जा रहा है कि इस खित्ते को, देखिए सूबा क्या होता है, अलग सूबे का क्या मतलब होता है, अलग मुल्क नहीं बनने जा रहा होता ये है कि बेसिक नेसेसिटीज जो है लाइफ की वो लोगों को फराहम करें और उनके उस मियार को जिंदगी का अप कर दिया जाए। और उस मियार में सबसे बुनियादी जो सिस्टम है वो तालीम ही है, तालीम उनकी बेहतर बनाई जाए। तो हमारे यहाँ अब आके ऐलानात हो रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल तक तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। आप देखें कि एक शख्स जो शहर में, मैं टॉपिक से नहीं हट रहा, मैं बात वही कर रहा हूँ, शहरी जिंदगी में एक शख्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसकी इनकम औसतन 1 लाख से ज्यादा है, वो पैसे नहीं निकाल पाता जो सेमेस्टर की फीस अदा करे। अगर दूसरा बच्चा दाखिल होता है तो उसको जान के लाले पड़ जाते हैं कि राशन कैसे चलेगा घर का। वो लोग जिनकी नौजवान नस्ल, अब नौजवान नस्ल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि वो नौजवान नस्ल जो रोटी के लिए मुश्किल से घर को चला रही होती है, उसको पढ़ने के लिए शहर आना पड़े और 30,000 रुपये सेमेस्टर की फीस अदा करना पड़े, किस तरह से वो उन इलाकों को चला पाएगी जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। वहां की ज्यादातर नौजवान नस्ल मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में तालीम हासिल करने के लिए आई हुई थी, वो घर में नहीं थे। पीछे कौन थे? चंद नौजवान, वो जो बेरोजगार हैं,
या वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, भट्टों पे काम करते हैं, या शहरों में रेढ़ा लगाते हैं, फल बेचते हैं, जो भी वो लोग थे, या वो मजदूर तबका था, वो किसान थे जो खेतों में गए हुए थे, बिल्कुल, या औरतें थीं, उनकी बकरियां थीं, या उनके जानवर थे। ऐसे ही है। अब जब अचानक सैलाब आता है वहां जहां आप देखें कि इंफॉर्मेशन का निजाम नहीं है, आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं, सिर्फ आप अमेरिका का बड़ा शहर है वाशिंगटन, वहां के चैनल्स को काउंट करें, एफएम चैनल्स को काउंट करें, 1000 से ज्यादा तो अब से 15-20 साल पहले उनकी तादाद थी। अब वहां गालबन कोई 2000 के नजदीक चैनल्स चल रहे हैं, रेडियो ट्रांसमिशंस। और वहां अगर एक बच्चा गुम होता है एक सिटी एरिया से, वो कहते हैं फलां रंग का लिबास पहने हुए फलां बच्चा, इस तरह का एज, ये वो यहां से गुम हो गया है, और उसको, और 5 मिनट बाद कॉल आ जाती है कि वो हमारे पास है, ये जी, यानी तमाम आवाम के साथ प्रॉपर सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जर्मनी में अब भी वहां कम्युनिकेशन का सेटअप जो है कि विदाउट सेल, विदाउट लाइन, आपको मैं अगर कॉल करता हूं, आसमा नौरीन साहबा आप कहां हैं, तो 20-25 किलोमीटर की रेंज में आप जहां भी मौजूद हैं, मुझे जवाब देंगी तो मैं सुनूंगा, विदाउट सेल। वहां ये सिस्टम है कि आप कहेंगे कि मैं फलां मार्केट फलां एरिया में हूं और मैं आ रही हूं, फलां जगह आप मेरा वेट करें। तो लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, और वहां जहां सैलाब आया हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है लोगों पर, और उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, हजारों लोग बह गए हैं। अब जो डेटा आया है हमारे पास, या 1000, इतने लोग कौन गिन रहा है वहां बैठकर, कश्ती में बैठकर लोगों को गिना जा रहा है कि कितने मरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक अंदाजा है, हाँ, ये एक अंदाजा है, ये तो फिगर एंड फैक्ट्स जैसे बिलाल भाई ने बताया, अभी तो शुरू होगा कि कितने मरे हैं। हम कितने बेहिस लोग हैं कि मरने के बाद लोगों को हम काउंट करेंगे। हमने शायद वो मंजर भी देखा होगा कि बाप एक नौजवान को, अपने बेटे को रस्सी से बांधकर खींच रहा है, और वो उसे उठा नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी है। तो हम कहाँ हैं, हमारी नौजवान नस्ल ठीक है काम करेगी, जाएगी, गवर्नमेंट कहाँ से हुई है, ठीक है, हम लोग अपनी तनख्वाह देंगे, 1 दिन की 2 दिन की, हमें कोई मसला नहीं है, हमारी तनख्वाह काटी जाए और उनको वो पहुंचाई जाए। हम कहते हैं कि वो तनख्वाह उन्हें पहुंचाएं, खरबों अरबों रुपए बनते हैं, उसी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको फराहम करें, और फिर फ्यूचर प्लानिंग करें। ये हो गया, ठीक है, बहुत लोग मारे गए, बहुत सी जानें चली गई, जंग में भी मारे जाते हैं ना कि आगे उनके, अभी जो उन्होंने सरवाइव करना है, वो उनके लिए आगे वाला आने वाला टाइम कॉर्पोरेशन के तर्ज पर मैं कहता हूँ, वहाँ ये सारी कश्तियां, वहां जो जो इमरजेंसी का निजाम है, टूल्स हैं, आलात हैं, वहां फराहम करें उनको। कल को इस तरह का कोई डिजास्टर सेटअप है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसेज हूं वहां, वो पहले अलार्मिंग सिस्टम क्यों नहीं रखते कि सैलाब आने वाला है 3 या 5 दिन या हफ्ता बाद। ये क्या कि डीसी या एसी जाके दरवाजे खटखटा रही है, आपके पास 2 घंटे टाइम है या 10 घंटे टाइम है, अपने मवेशी भी ले जाएं, खाटे भी ले जाएं, सामान भी ले जाएं, बकरियां भी हैं, भैंसे भी हैं, और गंदम भी है, क्या लेके जाएंगे वो, अपनी जान बचाएंगे। और वो हाँ जान क्या बचेगी जहाँ 10 मीटर या 20 मीटर की लहरें जा रही हैं, तो क्या जान वहाँ बचेगी कि बच्चे भी अपनी माओ से बिछड़ गए। बिल्कुल, हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है ना कि जहाँ पर अगर इस तरह का कोई डिजास्टर आने वाला भी है तो उन लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। ये चीजें वो आज तक हो नहीं सका ना, इतने अरसे में जो भी हुकूमतें आई उन्होंने प्रॉपर उस तरीके से जहाँ से वोट लेने होते हैं, एक रात में सड़क बनती है, नालियां बनती हैं, बहुत सारा तरक्याती काम हो चुका होता है ना, अपने काम के लिए होता है, अपनी गरज के लिए कि कोई एमपी एमएनए बन रहा है, वहां क्यों नहीं होता। गरीब सिसक कर मर रहे हैं, गरीबों की जिंदगी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं काम किया जाता। फंड्स आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं वहां फराहम किया जाता। हम ये नहीं कहते कि फंड्स खाया जाते हैं, फंड्स लगाएं, वहां सेटअप को बेहतर करें, सड़कें हैं तो आए ना कि कुछ काम हुआ है। और सबसे बड़ी गलती, आखिरी बात यह है, आप देखें दरिया रावी है, रावी के उस खित्ते में, उस एरिया में जमीनें बेच दी गई जहां उसका बहाव मौजूद है। दरिया सूख गया, ठीक है, सूख गया, चनाब सूख गए कब से, ठीक है, 1 मुआहदा हुआ था, चनाब में पानी नहीं आ रहा, हम कहते हैं कि ठीक है जी नहीं आ रहा तो इस जमीन को काश्त किया जाए, काश्त करना तो बनता है, वहाँ ट्यूबवेल भी लगा लेते हैं शमसी तवानाई वाले। लेकिन उस जगह पे अगर हम सतलुज वाली जगह पे या रावी वाली जगह पे बहुत बड़ी प्लाट काट के आबादियां कायम कर देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि जब वहां तबाही आएगी, सैलाब आएगा, जब भारत पानी छोड़ देता है बिलफर्ज, क्या वो शहर आबाद रहेंगे, वो सारे दरियाबर्द हो जाएंगे। यहाँ भी वो एरियाज जहां जहां पानी की रोदकोहियां जाती हैं, जहां जहां से पानी का बहाव, वहां से कोस सुलेमान से आते हैं, पानी के रास्ते हैं, उन रास्तों पे आबादी कायम ना करें,
उनको वो करें, खुला करें, वसी करें, ताकि वो पानी का इनखला वहां से हो। उनको गहरा कर दें, कोई मसला नहीं है। उनके ऊपर से पुल कैम करें, इस तरह से करें कि स्टील के पुल बना दें जैसे अभी बनाया है। रास्ता होना चाहिए ताकि आप एक बड़े डिजास्टर से जो है डूबने वाले लोग स्टील के पुल पे चले जाएंगे तो नहीं वो मरेंगे। यानी इस तरह का निजाम कर दें, छोटे पुल हैं उनकी बहाली के लिए कोई इमरजेंसी इस तरह का सेटअप कर दें, वहां कश्तियों का स्टॉक कर दें, कोई 25, 30, 50 कश्तियां हर एक एरिया में होनी चाहिए तहसील लेवल पे, कि इमरजेंसी में वहां टीम भी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस भी हो। मेरा ख्याल है कोई भी बंदा नहीं मरने वाला, फिर अलार्मिंग सिस्टम भी फाल हो। सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा बिलाल, जिस तरह वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, क्या क्या इस टाइम ज़रूरत है उन तक पहुँचाया जाए? लोग तो बहुत ज़्यादा देखें ना, खाने पकाने के लिए जाहिर सी बात उनके पास तो ऐसी जगह भी नहीं है कि वो वहाँ पर पकाने बैठेंगे और फिर वो सबको खिलाएंगे। बेसिक नीड की बात करें तो पहले तो एक खेमा, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनके पास खेमे नहीं थे। एक बुजुर्ग हमें मिला और उसने एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी, अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान के नाम। अब उसने जैसे दिखाई तो हमने कहा कि अमूमन जिस तरह लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये मुतालबात हैं, हमने कहा इसमें लंबे चौड़े मुतालबात होंगे कि जी मेरा घर बह गया, मुझे कुछ दिया जाए। उसने कहा कि मेरी 6 बेटियां हैं, ठीक है, और मेरे पास अब कोई खेमा नहीं है, मैं अपनी बेटियों को लेके सड़क पे तो बैठ नहीं सकता, तो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर रुझान एक खेमा दे दें ताकि मैं किसी महफूज मकाम पर अपने बच्चों को के साथ रह सकूं। सिर्फ एक खेमे की एप्लीकेशन। अब उसने पता नहीं कहाँ से टाइप कराई, कहाँ से प्रिंट कराई, किसके पास गया, क्यों उस एरिया में सारा पानी आया हुआ था। लेकिन इतने उसने मुश्किलात झेली सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, वो प्रिंटेड एप्लीकेशन थी, तो उसके लिए वो मुतालबा सिर्फ एक खेमा था। तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर लोगों को क्या जरूरत है। सेकंड, मेडिसिन। इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होनी है, जिसका हम सबको किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर जो इस वक्त पानी मौजूद है, हफ्ते बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जानी है, वो एक हब्स वाला सिचुएशन शुरू जो हो जानी है। क्योंकि हम गए तो उस वक्त लोगों की छतों से ऊपर पानी बह रहा था, लोगों के घरों के दरवाजे पानी में डूबे हुए थे। अब वो पानी, वो ये तो बिलावल भुट्टो ने भी स्टेटमेंट जारी की कि ये पानी का तो अब रास्ते नहीं बचा, कहाँ जाएगा ये पानी, पानी खुश्क ही होगा। अब पानी खुश्क होने तक वहाँ पे जो सिचुएशन बननी है, वहाँ पे जो लोग बीमार होने हैं। हम जब गए तो वहाँ पे गैस्ट्रो तो बिल्कुल एक नॉर्मल फैला हुआ है, मतलब एक हर जिससे बात करें गैस्ट्रो, जाहिर सी बात है। खाने भी हमारी टीम मेंबर ने एक ने पानी पी लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई वहाँ पे। मतलब कि साफ पानी उन तक नहीं पहुँच रहा, पानी पीने का नहीं है, जो हम बार बार मुतालबा भी करें, लोग पहुँचा भी रहे हैं पानी। तो मिलियंस गैलन पानी चाहिए वहाँ पर, मिलियन लीटर्स पानी चाहिए, तब जाकर वो ये सूरत हाल पानी, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़राब है, आसपास भी पानी आ चुका है, तो वो पानी सारा अब पीने के काबिल नहीं है। मेडिसिन, गैस्ट्रो, स्किन के, मैंने बच्चों को देखा, बच्चों के मुंह पे फोड़े निकले हुए हैं, बच्चों के स्किन पे वो तो स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, खारिश, और ये हर बच्चे में नजर आ रही है। मतलब कि अगर वहाँ पर हजारों खानदान हैं, हजारों खानदानों के हजारों बच्चे हैं और उनको ये मुश्किलात का सामने, इसमें बात वही आ जाती है तरजीहात की। हुकूमत की तरजीहात क्या है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियारात हैं, महकमे प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ पे है, वो क्या वर्किंग कर रहा है। हमने देखा कि लास्ट टाइम एक कराची में डिफेंस के एरिया में पानी आ गया था, तो सब ने शोर मचा दिया था कि ओ जी पानी आ गया, वो पाइपलाइन टूट गई, ओ जी बारिश ज़्यादा हो गई। रावलपिंडी के राजा बाजार में पानी आ गया तो शोर मच गया कि राजा बाजार में पानी आ गया, वो नाले लई जी बिफर गया। अब तो यहाँ तो पता नहीं कितने बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, और वहाँ पे खुराक, मेडिसिन, साफ पानी और खेमे, ये 4 चीज़ों की अभी डिमांड की जा रही है। इससे एक्स्ट्रा डिमांड वो नहीं करे कि हमें कोई महल बना के दे दो, वो ये नहीं कह रहे कि हमें कोई घर बना के दे दो, ये कह रहे खेमा दे दो, खुराक दे दो, बच्चों की मेडिसिन दे दो, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं वो। इस हवाले से हुकूमत, नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमतों ने ना पहले माजी में काम किया, अब उन्होंने करना, ना फ्यूचर में कोई प्लानिंग होनी। हम शायद हम हर बार कहते हैं कि हम कोई अफजल कौम है इस खित्ते की, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कई कौमें आई, उन्होंने काम नहीं किया तो वो ऐसे ही ख़त्म हो गई।
तो अगर हमारे यहाँ भी ऐसा सिलसिला शुरू हो गया तो फिर हमारा भी हाल ऐसे ही होगा। हम कोई नहीं कह सकते यहूद की तरह कि हम कोई अफजल मखलूक हैं और हम पे कोई स्पेशल अनायत है। जो काम करेगा, जो परफॉर्म करेगा, जो अपने एहसास रखेगा एक दूसरे का, वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, उसका हाल ऐसे हो जाएगा। तो इसमें एहसास की ज़रूरत है। वहाँ पर लोगों ने अभी भी वहाँ पर जो एक सरदारी निज़ाम, एक नाम नेहाद सरदारी निज़ाम मैं कहूँगा, वो मौजूद है। अच्छा, अभी भी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे अभी देखा भी है कि लोगों का ये बाकायदा उनके पैगामात आ रहे हैं कि हम तक वो जो इमदादी सामान पहुँचना था, जो हमारे वहाँ पर वडेरे हैं उनकी तरफ से, वो बजाय कि हमें देने की बजाय उल्टा हम लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है और पहुँच भी नहीं रहा, और अपने ही जो उनके करीबी जो भी हैं, ये तो हमारी आंखों देखे मनाजिर थे। सरदार मौजम साहब का घर है डेर नसरुल्लाह में, उनका माशाल्लाह पूरा कंपाउंड बना हुआ था। उस कंपाउंड के साथ उसकी दीवारें भी कोई 16-17 फुट से ज़्यादा बड़ी दीवारें थी। उसके पास तकरीबन 100 से ज़्यादा खेमे भी नहीं थे, वो जो चारपाइयाँ रख के वो लोग बना के उस दीवार के पास बैठे हुए थे। और वहाँ पर लोगों ने कहा कि जब हम यहाँ पे आए तो पहले हमें भगा दिया गया, हमें कहा गया कि जहाँ पर अपनी बस्ती ना कायम करो, और ये हमारे इलाके के सरदार हैं। वहीं पर जो डिप्टी स्पीकर हमारे गुजरे दोस्त मुजारी, आई थिंक वो उनका घर भी वहीं पे है। उसके अलावा जो बाकी जो डीजी खान और राजनपुर के जो मेन ओहदों पे रहे हैं, उनके पूरे डेरे और उनके घर मौजूद हैं। और फिर लोगों ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यहाँ पे रेस्क्यू कैंप भी लगेगा और आप लोग यहाँ पे रहें, लेकिन उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने जो घर उनका बना हुआ था उसमें लोगों को रिहाइश दे देते, क्योंकि उनकी रिहाइश की जगह नहीं थी। लेकिन वो लोग दीवार के बाहर मौजूद हैं, बारिश में कैसे रहते हैं। लेकिन वो सरदार साहब, सरदारों का रवैया अब लोग एक्सपोज हुए। सिंध की बात कर लें, सिंध में ये ज्यादा एग्जाम्पल सामने आ रही है। वहां पर ज्यादा सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि वहां पर लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच रही, वहां तक खेमे नहीं पहुंच। कोई 50 रुपए बांट रहा है, कोई 100 रुपए जाके बांट रहा है, कोई जाके एक थैला देता है चावलों का। और डॉक्टर से हमारी बात हुई तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि सिविल सोसाइटी से इतनी अपील है, अगर वो पका पकाया खाना लाते हैं तो टाइमली पहुंचाएं। जब वो खाना खराब होता है, कुछ घंटों के बाद पहुंचता है, तो उसके बाद वो खाना काबिल नहीं होता, फिर लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है, गर्मी की वजह से जो है वो खाना आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1 घंटा जो है वो बस रहता है, उसके बाद जो है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस हवाले से डॉक्टर्स ने अपील की। तो इसमें वहाँ पे मेडिसिन, स्किन के मेडिसिन काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जल्द की बीमारियाँ वहाँ ज़्यादा आम हो चुकी हैं। गैस्ट्रो को तो हर दूसरे बंदे को गैस्ट्रो, और बुखार के हवाले से अभी तो वो ब्लड प्रेशर और शुगर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी तो ये जो वायरल डिजीज इस टाइम लोग फेस कर रहे हैं। गैस्ट्रो, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, ये चीजें जो है वहाँ पर बीमारियां जो है स्किन के हवाले से यकीनन काफी टाइम लगेगा। इसमें महकमा सेहत का रोल अदा करना चाहिए। मुल्तान से हमारे मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, वो इस खिते के साउथ पंजाब के होने तो ये चाहिए था कि वो खुद वहीं पे हों। आज दूसरा रोजा उर्स पे होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन उनको वहाँ होना चाहिए था। वो डीजी खान में होते या राजनपुर में होते, वहाँ पे देख रहे होते कि यार क्या मामलात हैं, कितने हमारे जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनमें पानी आ चुका है, कितनी डिस्पेंसरीज हमारी खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि निश्तर सिर्फ एक हमारे पास है तो यहाँ इतना लोड हो जाता है। अब आप एक अंदाजा लगाएं कि तमाम हॉस्पिटल्स जो छोटे यूनिट बने हुए हैं वो नहीं हो तो फिर लोगों का कितना रश होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूँगी, अब हम थोड़ी सी इससे हमारे साथ साथ चल रहा है तो हम इस पर भी बात करेंगे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि जो हमारे यहाँ जदीद तालीम है उसमें बहुत कम इधर फोकस किया जा रहा है। और कम सीटें हैं हमारे यहाँ लेक्चरर की हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का शोबा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में बमुश्किल दो 3 5 इस तरह बहुत कम रेशो में है सीट्स। बहुत ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए। मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम भी 100 से ज़्यादा सीट्स या 200-500 सीट्स होनी चाहिए जदीद तालीम की। हमारे यहाँ जैसे चाइना है या रशिया है या यूरोप के बड़े जो स्टेट्स हैं, अमेरिका है, उनको हम कम्पीट ना करें। ठीक है, हम कहते हैं कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन जिस कौम ने भी तरक्की की है तालीम को, उसके निज़ाम को बेहतर बना के जदीद उलूम को मुतारिफ करवा कर वो आगे बढ़ी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत ये है
कि हम लिटरेचर, कल्चर, ख़ताती, फ़नून, इनके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो आईटी पे फोकस करें। आप देखें इंडिया आईटी पे तवज्जो करके सबसे आगे निकल रहा है इन गरीब ममालिक में, और उसने अमेरिका में जो एक मकाम बनाया है, हज़ारों स्टूडेंट्स उनके वहाँ खपते हैं सालाना, और पाकिस्तान की जो रेशियो है वो 100 तक भी नहीं जाती होती। एक तो ये, दूसरा जो हायर एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर आगे जा रहा है जदीद तालीम के हवाले से। वहाँ जो सीट्स हैं, आप देखें नई सीट्स मुतारिफ हुई हैं, क्रिमिनोलॉजी है, जैसे एंटोमोलॉजी है, और अंग्रेज़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरी, यानी मेडिसिन के हवाले से आला डिग्रीज मिलेंगी आपको, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आला डिग्रीज मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नई सीट्स अगर मुतारिफ हों, लेक्चरर्स इधर हैं, नई भर्तियां हों, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तेज़ी से आगे जा सकता है। और ज़रूरत इस अमर की है कि हम फोकस करें 8वीं तालीम तक। बच्चा ये जानता हो कि मैंने आगे जाकर क्या करना है। जापान में है, चाइना में है, एक बच्चा उसने जिस फील्ड में जाना होता है 8वीं तक तय कर चुका होता है, उसका वालिद कि इसने क्या बनना है। बिलफर्ज वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है तो ऐप्स बना लेता है, एप्लीकेशंस बना लेता है कंप्यूटर। तो दिन ब दिन जो है वो जिद्दत आती जा रही है, लोग जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अभी हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है इस मामले में। हार्डवेयर इंजीनियरिंग है तो उसके बस्ते में, बैग में वो पुर्जे डाल लेते हैं, स्कूल जाते आते हुए 12-15 मोबाइल वो जोड़ लेता है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हालात होते हैं। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जितनी जिद्दत आएगी उतना ही ज़्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर हमारे एजुकेशन को अगर फ्री कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अभी तो लोग इसी चीज़ में फंस के रह गए हैं ना कि आपका एक इलाज और एक आपकी एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। देखिए, इसमें एक और शानदार जो एक इजाफा मैं करना चाहूँगा तजर्बे का, महारत का, वो ये है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल तक तालीम मुफ्त है, आसूदगी होगी वालिदैन को भी और स्टूडेंट को भी। स्टूडेंट मैट्रिक के बाद उसे कोई ऐसा हुनर सिखा दिया जाए कि वो हमारे माशरे में अर्न करने के काबिल हो जाए। फनी जो हमारे टेक्निकल ट्योटा के इदारे हैं वो भी अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉमर्स इदारे साथ चल रहे हैं, यानी एक ही जॉइंट हो गया। पहले ये अलग था सिस्टम, अब इनका एक ही सेक्रेटरी बैठता है, फुल सेक्रेटरी हमारा, एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है। तो ट्योटा के अंदर उन बच्चों को लाजमी तालीम दी जाए, हुनर सिखाया जाए जो मैट्रिक कर चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक वो अपने उस काम में माहिर हो जाए, ग्रेजुएशन लेवल तक तालीम फ्री हो, उसके बाद वो जिस भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं आगे वो खुद अर्न कर रहे होंगे, वो रात को काम करें या दिन को, या 4-6 घंटे काम करेंगे पार्ट टाइम, इतने पैसे कमा लेंगे कि आगे आला तालीम के लिए वो पे कर सकें, वालिद को तकलीफ ना हो और घर जो है वो कफाल ये बेहतरीन एक आइडिया। अच्छा, शायरी आप किस किस्म की करते हैं? शायरी के साथ भी आपका? शायरी में मेरे जो रुझानात हैं वो तरक्की पसंदी है, यहाँ के लोगों की, खित्ते के लोगों की हालत बेहतर हो, यहाँ का नौजवान बाशऊर हो, और हमारे वही बात आ गई कि जो मसाइल हैं हम उन्हें बेहतर तौर पर हल कर पाएँ, माहौल से हम आगाह हों। आज का नौजवान कि हमारे सराउंडिंग्स में जो मसाइल हैं माहौलियात में, उनको किस तरह से हमने हल करना है। सही, उसमें भूख है, घातसाली है, आलूदगी है, पोल्यूशन और गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के रवैये हैं। रवैया भी बहुत काउंट करता है कि लोगों के रवैये भी आपको कैंसर ज़दा कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उस पर जो है वो आपकी शायरी का कुछ सुनाएंगे हमें आप? एक नज़्म है, सरदारों का जिक्र हो रहा था तो मैंने कहा भाई मैं भी कोई ट्रिब्यूट पेश करूं। मेरी बस्ती दा तू सरदार है पर केड़ा जालिम है, मेरी बस्ती दा तू सरदार है पर केड़ा जालिम है, मेरा आसा उम्मीदां दे तू बूटे पट छुड़ेंदा है, सितारे खस्ते अखी तू पुठे हथ चा बधेंदा है, जरा देख मेरे बाल भुखद्या कफन्या ताणी पिन, तेरे सिर दे रखी पग सुजानी पिन, तेकू जानी पछाणी पिन, रातें दी बची हुई कोई रोटी ते देवे हा,
मेरी बस्ती तो तू सरदार है, पर केड़ा जालिम है, वाह, केड़ा जालिम, केड़ा जालिम। बहुत खूबसूरत। जाहिर सी बात है, जब आप ये एक फीलिंग्स हैं उन लोगों की। अच्छा, अभी भी जो हम देख रहे हैं हालात, वो लोग तो बेचारे बहुत बेबस हैं। बिलाल, वहाँ के लोगों तो अपने अल्फाज भी नहीं होंगे शायद कि वो बता सकें अपना दुख, अपने शेयर कर सकें कि हम पर क्या गुजर रही है। वहाँ पे एक तो वही पहले बात कर रहे थे कि लोगों के पास कम्युनिकेशन के हवाले से जब आपके पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही हो तो आपको आप सीखते रहते हैं, समझते हैं, आप कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, बाकी लोग कैसी लाइफ गुजारते हैं। अब उनके माइंड में तो ये है कि हर साल पानी आ जाता है, हम अपना सामान लेके बाहर आ जाते हैं। लेकिन 10 साल बाद वो जब वहाँ इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होगा, जहाँ वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, तो वहाँ पर जो सोच है वो कैसे डेवलप होगी। और जब लोगों से वो नहीं मिलेंगे, जब वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने इलाके से बाहर निकल के जाएंगे, तो लोगों से मिलेंगे, उनको पता चलेगा कि यार हमारे क्या हालात हैं, हम किस तरह की लाइफ गुजारे हैं और बाकी लोग किस तरह की लाइफ गुजारते हैं। इस्लाम में भी ये है कि हज़रत उमर फारूक है कि मऊ ने तुम्हें आज़ाद जना है। लेकिन हमारे यहाँ हम जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे मुल्क के चंद हिस्सों पर अभी तक वो लोग काबिज हैं। वही सरदारी निज़ाम, एक तो सरमायादार निज़ाम ने हमारे मुल्क का ये हल कर दिया कि अमीर अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया, और बाकी जो बचे इलाके, दही इलाके, वहाँ पर सरदारों ने, नवाबों ने, वडेरों ने इस कौम को अपने शिकंजे में जके रखा। आप देखेंगे वो अभी भी सरदार फलाना फलाना, उस सरदार का नाम शुरू होता है, वो ख़त्म नहीं होता, और लोग उसके सामने झुक के मिल रहे होते हैं और वो टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं और उनको मिला जाए। यकीनन उस इलाके की सूरत हाल ऐसी होती है कि लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। वो कहते हैं सामने भी सरदार है, दूसरी बस्ती का, चले हम अपनी बस्ती वाले सरदार को, उनको प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है, वो उनके बाकी चीज़ें भी देख रहा होता है। तो जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक हम वहाँ उन लोगों को फ्री हैंड नहीं देंगे, उनको आज़ाद नहीं करेंगे, उनकी सोच डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ पर उनके बच्चों को बेहतर तालीम नहीं देंगे, तो ये अगले 20 साल भी ऐसे रहना है। अच्छा, वहाँ के लोगों का यही मतलब देखते हैं, एक तो वो एजुकेशन की तरफ उनका इतना है नहीं, बच्चियों को तो वैसे ही तालीम नहीं दी जाती। बात आप काटूं, राजनपुर रुझान का हाँ, इलाका ज्यादा मशहूर किस पे था? छोटू गैंग के इलाके से मशहूर था। जब बात हुई छोटू गैंग का इलाका, भाई वहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है, वहाँ पे कॉलेजेस कितने हैं, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हुकूमत कितना लेके गई, वहाँ के जो MNAs हैं, MPs हैं, वो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं लेके आ रहे, गवर्नमेंट सेक्टर्स को क्यों नहीं डेवलप कर रहे। तो वो छोटू गैंग हर बार होता रहता है, उसी बात को कैश कराया जाता है, ना कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना पे वहाँ पे कोई इदारा चलने को तैयार है। कुछ NGOs काम कर लेती हैं, वो भी फिर कैश होती हैं, उसके बाद फंड्स आ जाती हैं, सारा सिलसिला शुरू होता है। सिर्फ ये राजनपुर की बात नहीं, हम चाचा शरीफ गए, रहीम जार खान, वहाँ पर मिलें लगी हुई हैं, शुगर्स मिले और बाकी, लेकिन डेवलपमेंट कितनी हुई है, वहाँ के लोगों को अपग्रेड कितना किया गया। हम DG खान देखते हैं, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ बनी, इतना कुछ बना, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या डेवलप किया गया, वहाँ के लोगों को कितना शऊर दिया गया, हॉस्पिटल्स कितने दिए गए, एजुकेशन कितनी दी गई, बेसिक नीड्स कितनी पूरी की गई। जब तक हम इस खित्ते के लोगों की महरूमी दूर नहीं करेंगे, उनको शऊर नहीं देंगे, ऐसी हालात का सामना रहेगा। हम कहते हैं जी, हम फख्र से हमारे लीडर कहते हैं जी 65% हमारी नौजवान, भाई 65% नौजवानों को करना क्या है, कितने आपके पास स्किलफुल नौजवान हैं। हमारे हजारों लोग हर साल बैरून मुल्क जाते हैं कमाने, क्या बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, वहाँ पे हेल्पर बनते हैं, वहाँ पे मैकेनिक बनते हैं। हमारे कितने नौजवान बाहर गए हैं, बड़े इदारों में जाकर वहाँ पर MD लगे हैं या मैनेजर्स बने हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि राजनपुर से, DG खान से, मियाँ वाली से, लिया से ड्राइवर ही भर्ती हो रहे हैं वहाँ पर। सारे लोग ड्राइविंग वहाँ पे कर रहे हैं या हेल्पर ही कर रहे हैं। उसके अलावा करते क्या हैं? जब हम स्किल्स नहीं देंगे नौजवानों को, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा माशरा में इनकम कैसे आएगी, पैसों को सर्कुलेशन कैसे होगी, उनमें शऊर कैसे आएगा। जब उनका लेन देन होगा बेहतर होगा, जब उनके पास स्किल्स होंगी, बाकी शहरों में काम करेंगे, अच्छे इदारों में बैठेंगे, तो वो अपने घर को भी बेहतर करेंगे। जब उन्होंने शुरू से ही नहीं देखा, उनके बाप दादा भी ऐसे, वो भी ऐसे, उनके बच्चे भी ऐसे माहौल में, तो भाई 65% क्या 90% भी हमारे नौजवान आ जाएं, तो 10 साल बाद इन्होंने बुजुर्ग हो जाना है। लेकिन हमने 2010 में मैट्रिक मुकम्मल की, तो 12 साल हमें भी हो गए, तो 12 साल के बाद भी यही हालत होनी है। और टाइम जितनी तेजी से गुजर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता ना, साल तो गुजरते हुए आपका बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता कि साल गुजर फिर ब्रेन ड्रेन सेटअप भी है, यहाँ से लोग बाहर नकल मकानी को तरजीह देते हैं यहाँ रहने की निस्बत। ये भी एक बहुत बड़ा माहौलियाती ड्रॉबैक है हमारे लिए कि हम वो ज़रूरतें यहाँ पैदा करें कि लोग बाहर ना जाएं।
ये भी एक मसला है। फिर लेकिन अब बाहर जाना भी देखिए ना, वही जो आपके यहाँ के बड़े लोग हैं जो समझते हैं कि वह बाहर जा अपने बच्चों की तालीम भी उन्होंने वहीं से करवानी है, वहाँ पे सेटल भी उन्होंने वहीं होना है, जो बेचारे गरीब हैं उन्होंने कहाँ बाहर इसमें हुकूमत को एक करना चाहिए कि स्कॉलरशिप पैकेज दें हर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वो भी खत्म कर दी गई स्कॉलरशिप भी। पंजाब की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ साउथ पंजाब के जो पसमानदा एरियाज हैं रखा भी गया था, उसको मजीद वसी करना चाहिए। कॉलेजेस के हवाले से उनको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ बेहतर यह है कि उन इलाकों में ही अच्छे कॉलेजेस बनाए जाएँ और वहाँ पर अच्छे टीचर्स पहुँचाए जाएँ। वहाँ पर टीचर्स की फैकल्टी नहीं होती। सिंपल मियाँ वाली में हमारे इलाके मोश में कॉलेज बना, फीमेल कॉलेज, आप अंदाजा लगाएं उस कॉलेज में कितने टीचर्स हैं? सिर्फ एक प्रिंसिपल है बस। और ये जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं का हल्का इंतखाब था, सीएम पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ये कहते कि मियाँ वाली मेरा अपना एरिया, उस एक कॉलेज में एक टीचर था, एक टीचर, खातून टीचर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे फीमेल्स की क्या एजुकेशन होगी, वहाँ पे किस तरह से वर्किंग होगी। जब इस तरह के हालात होंगे, अभी तो हम फीमेल्स की बात नहीं करें, अभी तो हम हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। और बाकी जब अभी जो जिस तरह की सूरत हाल है उसमें तो अभी इन लोगों के अब घर बनाना और इनको रिलीफ देना और इनके लिए अब ये मरहला पहला जो कदम होना चाहिए, मैं ये ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं सराकी वसेब से, उनकी तमाम फीसें माफ़ करें। जहाँ जहाँ जिस भी इदारे में है यूनिवर्सिटीज़ तक उनकी तमाम फीसें माफ़ करें और अगले 5 साल तक के लिए उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री हो। पहला पैकेज तो ये दें। एक बैलआउट पैकेज होगा गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूँ ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, माल मवेशी सारा बह गया, घर बह गया, अपना वो घर बनाएंगे या बाकी काम करेंगे, वरना उनकी तालीमी जो एक तरतीब है और आगे सफ़र है वो रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगली बात यह है कि इस सारे निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। ये जो फंड्स का ट्रांसफ़र का अमल है, आप देखें ये जो सब्त का दिन था, मछलियां पकड़ने से रोका गया था, वो लोग बंदर क्यों बना दिए गए थे कि उस दिन मछलियां ज़्यादा आती थी और वो पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, अल्लाह का हुक्म ना माना, अल्लाह पाक ने उन्हें बंदर बना दिया। तो सज़ा तो होती है। अगर ये ट्रांसफ़र का अमल फंड्स का शफाफ हो और हकदार को बस हकदार तक जो है चीजें वो लाजमी पहुंचे, लाजमी तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत कपल आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ हैं जी हिना हबीबा जो कि व्लॉगर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही इनके हस्बैंड मौजूद हैं हमारे साथ, सईद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और आजकल हम देखते हैं बड़े सोशल मीडिया पे जो हैं ये दोनों बड़े इन होते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ भी हम लोग देख रहे हैं। आपको पता ही है कि ये बड़ी अच्छे खाने बनाती हैं और उसके साथ साथ आजकल जो है ये व्लॉग्स बना रही हैं, स्पेशली जो हमारे मुल्तान के ट्रेडिशनल खाने हैं, नाश्ते हैं, उन पर सब जो है वो चीज़ें ये बना भी रही होती हैं, खा भी रही होती हैं। तो आज इनसे ज़रा डिटेल में इनसे बात करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसा आप भी अब जा रही हैं रोड पे? जाहिर सी बात है यहाँ पर जनूबी पंजाब में ना थोड़ा मसला होता है कि एक फीमेल को मतलब जिस तरह कपल निकलना, ये भी एक सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो बड़ी ज़रूरी होती है, और फिर आप दोनों का साथ में इकट्ठे जाना और इस तरीके से जो है व्लॉग्स बनाना, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शुरू थोड़ा सा फील होता था कि ज़ाहिर एक क्राउड हो जाता था, लोगों के लिए ये चीज़ नई थी कि एक औरत सड़क पे आ रही है अपने शोर के साथ और शॉप से खड़ी हुई है और ये बातें कर रही है। तो ग्रेजुअली हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई है। अब कोई देख रहा हो, कोई बात कर रहा हो, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि इस दफ़ा तो एक बड़े मज़े का एक्सपीरियंस हुआ है। हम लोग नाश्ते का व्लॉग शूट कर रहे थे और एज यूजुअल हम लोग बैठे थे, गप्पे मारे थे, खा पी रहे थे। तो एक अंकल हमें दूर से देख रहे थे, तो उन्होंने आके थोड़ा सा इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने बताया इस तरह हम फूड ब्लॉगिंग करते हैं, खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा तंजिया लहजे में कहा कि हाँ आजकल लड़कियों के बगैर ना कोई काम नहीं होता, तुम्हारे साथ भी आई हुई है। तो इन्होंने कहा ये लड़की नहीं मेरी बीवी है। तो यकदम से उनका रवैया चेंज हो गया। वो कहते बहुत अच्छी बात है, आप दोनों साथ हैं। उन्होंने हमारे साथ फोटोज़ वगैरह बनवाई और अप्रिशिएट किया। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि बीवी के साथ बाहर आ सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जनूबी पंजाब में।
अच्छा, सईद से भी पूछते हैं, आप बताएं कैसा ये एक्सपीरियंस है आपका अपनी वाइफ के साथ यूँ बाहर निकलना और फिर इनको अप्रिशिएट भी करना और सपोर्ट भी करना, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा फीमेल को जो है वो थोड़ा जो है वो रखा जाता है, हमारे मुआशरा ऐसा है ना, मर्द डोमिनेट होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने इसके साथ ये अब हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, पिछले 14 साल से हम लोग, इवन मैं खाना भी लेने जाता हूँ, रोटियाँ लेने तो दूर पर मेरे साथ जाती है। अच्छा। तो मेरे लिए वो चीज़ नई नहीं थी। हाँ, कैमरा के सामने ये लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट करना, हम फूड ब्लॉग उसका रिव्यू देते हैं, ये एक अजीब सा एक लेबल, एक चीज़ होती है, एक परसेप्शन बनी हुई है। वो परसेप्शन इस हद तक भी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत बैकवर्ड यहाँ पे या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, ऐसा नहीं है। हाँ, अब की जो जनरेशन मुल्तान की देख रहा हूँ, क्योंकि हमें मुल्तान मूव हुए कुछ 6-7 साल हुए हैं, तो बहुत डिफरेंस, अगर मैं इस मुल्तान को उस टाइम से कंपेयर करूं जब हम लोग लाहौर से आए थे, तो बड़ा डिफरेंट है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो अब इसमें यह कि अभी तक का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप पोर्ट्रेट करें, आप दिखाएं दुनिया को कि मुल्तान में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, लाइफ की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, और कोई चैलेंजेस अगर आपको यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट आप उनको एड्रेस करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक आप जाहिर सी बात है पब्लिक प्लेसेस पे जाना और फिर लोगों का थोड़ा रवैया भी इस तरीके का होता है, आप फिर किस तरह फेस करते हैं? मैनेज कर लेते हैं, गुस्सा भी आता है या बर्दाश्त करते हैं? बर्दाश्त देखिए, उस वक्त अगर रिटेलिएट करें ना तो वो आपके लिए ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोग आपको किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने एक अच्छे बिहेवियर के साथ एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, वो आपके लिए भी और इवन उनके लिए भी एक तरह का एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि वो बॉदर नहीं कर रहे या आपकी इस तरह की नेगेटिव बात को या नेगेटिव वाइब को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इग्नोर करें उस चीज़ को। दो कान इसलिए है ना, यहाँ से सुना उधर से निकाल दिया, तो बड़ा अच्छा पर्पस सर्व हो जाता है। अच्छा, है ना, एक व्लॉग बनाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, क्या क्या चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, अपना पेज बनाना चाहते हैं और एक अच्छे व्लॉगर भी बनना चाहते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत पड़ती हैं, क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सर्च करना होता है कि उस जगह की बैकग्राउंड क्या है, मतलब उस तारीख क्या है, उस चीज़ को बाकायदा सर्च करके जाना होता है। उसके बाद ये कि वहाँ की फूड स्पेशलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आपने एक रोड सेट करना होता है कि हम लोग एक व्लॉग में कितनी चीज़ें खा सकते हैं और क्या क्या उससे रिलेटेड है जिसको हम मतलब शो कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, वो सब करना होता है। उसके बाद ये कि चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, अच्छा माइक, अच्छा कैमरा, एक स्माइल। अच्छा, कैमरा किसी नहीं, जाहिर सी बात है, आप जो कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास तो एक मोबाइल ही होता है ना, मोबाइल से भी आप ये चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करके एक अच्छा व्लॉग बना सकते हैं। मोबाइल से बना सकते हैं, लेकिन माइक वगैरह फिर भी ज़रूरी है। माइक वगैरह को सेट करना, ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। ये हमें तीसरे, चौथे, पांचवें व्लॉग के बाद ये चीज़ें सेट हुई हैं कि अगर माइक लगा हुआ है तो उसको कपड़ा टच नहीं करना चाहिए, उसको बाल टच नहीं करने चाहिए, फ़ैन ऑफ होना चाहिए, रोड पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़ोर से बोलना है, मतलब कि हमारी आवाज़ भी आनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस तरह से होता है। नहीं, मतलब एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस अब मजीद उसमें बेहतरी आती जा रही होगी ना, बहुत सारी छोटी छोटी जो आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं उनका आपको जो है वो आइडिया हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ के थोड़ा सब्र होना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहे, समटाइम्स ऐसे होता है हम बड़े तैयार श्यार होकर बात करने लगते हैं वेंडर से, तो वो आगे से कहते हैं नहीं, हमने नहीं करना, तो उस चीज़ को संभालना कि चलें ठीक है, थैंक यू, गुस्से पे सबसे पहले काबू रखना है। किसी भी, चाहे तो साइड से गुजरते हुए कुछ लोग हैं जो आपको देख के रुक गए हैं, या कुछ नेगेटिव कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो वेंडर है जो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, उस सब चीज़ों को। सही। तो अच्छा, इसके हवाले से आपकी भी माशाल्लाह अभी इसमें एक्सपर्टीज़ होंगी कैमरे के लिहाज से, या मैं तो आपकी देखती रहती हूँ माशाल्लाह, आपके हस्बैंड जो है वो कर रहे होते हैं डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स को लेना, वीडियो बनाना, तो वो आपको आता था या खुद से ही? नहीं, इसमें आता नहीं था। मेरी जो एजुकेशन है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। एक लाइफ में एक टर्न आया था 2018 में, जॉब छोड़ी 12 साल, तो बैठे हुए नाश्ते की टेबल पे ना मेरे पास मोबाइल था, स्टिल रिमेंबर नोट 8 था सैमसंग, मैंने उससे एक फ़ोटो बनाई लगा दी। आप एक काम जब कर रहे होते हैं रेपिटेशन में तो इम्प्रूवमेंट आती है। सेकेंडली मैंने उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया जिनका काम मुझे इंस्पायर करता था। कुछ मुल्तान के भी हैं, एक खातून है बड़ी फेमस शेफ है, उनको, और लाहौर की कुछ फोटोग्राफर से, और फिर मैंने उसको बाकायदा थ्योरेटिकली पढ़ा कि फोटोग्राफी ये नहीं है कि आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट है और आपने बटन दबा दिया, उसका एक फीलर होता है, वो आपका एक ज़रा सा भी एंगल जो आप सेट करते हैं या लाइट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, उससे पूरी पिक्चर का प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें लर्निंग अभी भी चल रही है,
और कैमरा हैंडलिंग मेरे लिए सबसे मज़ेदार काम अब तक की लाइफ में मैंने जो स्किल सीखी है वो कैमरा मेरे लिए सबसे मज़ेदार चीज़ है। एक तस्वीर जो मैं बना रहा हूँ और अगर वो तस्वीर खुद अपने बारे में बता रही है तो वो अल्लाह की तरफ से बेसिकली उसके अंदर इम्पैक्ट आता है। मैं कुछ नहीं करता, मेरी इसमें कोई स्किल नहीं है, क्योंकि इसको मैंने जब स्टार्ट किया था ये अल्लाह ने मेरे अंदर स्किल रखी हुई थी लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जब अल्लाह ने मेरे लिए वो चीज़ें आसानियाँ बनाई और जिस तरीके से इस पर एक्सप्लोर किया तो मैं ये काम जो है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। सही। तो घर वालों की तरफ से, बाकी जो है पेरेंट्स की तरफ से भी फुल सपोर्ट है? अब बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो पूछ रहे होते हैं 2 दिन अगर व्लॉग अपलोड नहीं हुआ तो घर से जब बात होती है तो पूछ लेते हैं कि अगली वीडियो कब आनी, तो बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, हिना से जानते हैं, हिना ससुराल में तो थोड़ा सा होता है ना लड़की के लिए, तो मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, जाहिर सी बात है, अपने घर वालों को भी देखना है, ससुराल वालों को भी देखना है, और फिर अपने इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे भी जाना, सारी चीज़ें भी किस तरह मैनेज करते हो? मैंने जब अपना पेज भी स्टार्ट किया था तब भी मेरी सोच यही थी, मैंने वो काम करना है जिसमें मेरी फैमिली की परमिशन शामिल हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो फैमिली को हर जगह से ब्लॉक करके फिर वो काम कर रहे होते हैं, उस काम में मज़ा नहीं है जो छुप के किया जाए। मेरी जो पेज पे पोस्टिंग करती हूँ, पहला कमेंट भी मेरी अम्मी और मेरी सास का आया हुआ होता है, मेरे ससुर के लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, और ये आपको एक तसल्ली होती है, खुशी होती है कि वो ये चीज़ अप्रिशिएट करें, आप छुप के कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन व्लॉग्स हैं, मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरे ससुराल वाले देखते हैं, सब लोग देखते हैं, सबका आता है मैसेज कि अब हमने देख लिया, तो वो तसल्ली एक और चीज़ होती है कि सब लोग देख रहे हैं। जो काम छुप के किया जाए उसमें मज़ा नहीं है, वो डर और खौफ रहता है। अच्छा, जाहिर सी बात, जब एक आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं व्लॉग के लिए और उसके बाद फिर उसका एडिटिंग का भी होता है सारा सिस्टम, तो वो फिर किस तरह करते हैं? व्लॉग हम लोग बनाने के बाद थक हार के घर आते हैं, चाय शाय बनाते हैं और हम दोनों साथ बैठ के व्लॉग जब भी एडिट हो रहा होगा, ऑब्वियसली करते तो सही रहे, सारी स्किल्स इनकी हैं, लेकिन कि कौन सा कहाँ पे स्टेप करना है पार्ट और कौन सा म्यूजिक ऐड करना है, लेकिन मैं भी साथ होती हूँ कि ये सीन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कर देते हैं, लेकिन वो उसमें मेरा बहुत थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा सही का है उसमें। सही है, तो आप दोनों मिलकर जो है वो सारा व्लॉग। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जिस तरह सैलाब की सूरत हाल पर भी थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि खाना, जो अब गर्मियाँ भी हैं आपको पता है कि, और वहाँ पर जो है वो खाना बनाने का भी कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पहुँच रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह का खाना उन तक पहुँचना चाहिए, क्या बनाना चाहिए जो उनके लिए हेल्दी भी हो उनको, और सेकेंडली ख़राब भी ना हो? आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, कुछ वहाँ के लोग भी जो है वहाँ पर बनाकर तैयार करके खाना बांट रहे हैं, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि पका हुआ यहाँ से लेके जाना अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि वेदर कुछ इस तरह से है कि वो थोड़ी देर में ना वो खाना ख़राब हो जाता है, वो उल्टा उनके लिए ना अनहेल्दी होगी, वो चीज़ वो सही नहीं होगी, खा के वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है, वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे इस चीज़ को। खाना वो होना चाहिए जो उस वक्त, वो कुछ चीज़ें ऐसी जो उनके बैकअप में भी हों, जैसे भुने चने हैं, नीमको है, या अगर मैं बात करूं वो जो मुल्तान में या इस साइड पे गजक मिलती है चावलों की बनी हुई, वो बेसिकली अनाज ही उनके पेट में जाएगा, दाल की बनी हुई भी होती हैं, इस तरह की चीज़ें हों। या अगर इस तरह कर लिया जाए कि 20-30 लोगों के एक ग्रुप को या एक फैमिली जो इस वक्त एक जगह पे इकट्ठी है, उनको एक छोटा सा चूल्हा दे दिया जाए, जो ऑयल वाला होता है, वो जो मिट्टी के तेल का होता है, गैस वाला, एग्जैक्टली गैस वाले भी दे सकते हैं, वो फिर जाहिर उसमें रिफिल का भी होता है कि वो उसके लिए प्रॉपर एक चाहिए होता है। और उसके बाद कोई ऐसी इंस्टेंट फूड्स जो फटाफट वो खा सकें, उसमें एक बच्चों के लिए वो नूडल्स दे सकते हैं, लाइक के वो नूडल्स वो डालेंगे और उसके लिए उसको कोई घी टमाटर प्याज की ज़रूरत नहीं है, वो डालेंगे और वो फटाफट बन जाएंगे, बच्चे उस पर खा सकते हैं। या जिस तरह अगर यखनी के साशे होते हैं, उसी वो खोलेंगे, पानी गर्म करेंगे, और इस तरह की टिन फूड्स भी कई ऐसी होती हैं, बजाय इसके देखे जाएँ कुछ खाने को। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी, खाना ज़रूर बनवाएं, लेकिन अगर आप इस तरह कर सकें ना कि वो टीन पैकिंग में चली जाए तो उसकी लाइफ होती है, तो वो आराम से वो खोलेंगे और उसको खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको जाहिर सी बात है बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जाहिर सी बात है, अभी वहाँ पर इतने मुश्किल हालात हैं, चीज़ें वहाँ पर रहने को जो है वो अब लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं, टेंट्स मिलना, और वहाँ पर अभी रेस्क्यू तो किया जा रहा है, रिलीफ मिलना जो है वो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, देखते हैं उसमें जो है हुकूमत भी किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन चीज़ें हम जैसे अभी बच्चों के हवाले से भी बात कर रहे थे, जैसे अभी ख़वातीन हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो प्रेग्नेंट भी हैं, आप क्या समझती हैं किस तरह के खाने उनको जो है वो उन तक पहुँचाने चाहिए जो उनकी भी सेहत के लिए अच्छे हों, हेल्दी हों? खाना मतलब ऐसी कोई चीज़ अगर कोई इस तरह स्पेशल है, पेशेंट्स हैं या इस तरह से,
तो जिस तरह होता है ना कोई ड्राई फ्रूट्स टाइप चीज़ या कुछ इस तरह की, वो उनके लिए हेल्दी होंगी। फ्रूट्स तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से सही जा सकें या वहाँ थोड़ा, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं ना जैसे बादाम हो गए या इस तरह की कुछ चीज़ें जो स्पेशल उन लोगों को ही दे दी जाएं, जो उनको फटाफट से एनर्जी आ जाएगी। या दूध के पैकेट, क्योंकि बाकी दूध तो नहीं जा सकता, ख़राब हो जाएगा। जो छोटे पैकेट्स होते हैं, या कुछ इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, या इंश्योर वगैरह के जो इस तरह से होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जिस चीज़ें जो आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम सारे फूड्स के हवाले से भी बात करें, यहाँ पर कहाँ कहाँ गई आप? सारे मुल्तान के ऑल प्लेसेस पे चली गई हैं या अभी तो काम शुरू हुआ है? हर चीज़ को मैं दिल से देखना चाह रही हूँ, दिल से दिखाना चाह रही हूँ। ये नहीं कि फटाफट जाऊँ और फुल कवर करूँ और जान छूट की, ऐसे नहीं। मुझे अच्छा लगता है घूमना, बिल्डिंग्स वगैरह। अभी तो हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड सिटी सीरीज़, उसमें हमारी कोशिश है कि सबसे पहले हम जो सारा अंदरून है ना, हम पाक गेट गए हैं, सराफा बाज़ार गए हैं, दौलत गेट किया है। तो ये अब नेक्स्ट हमारा हुसैना गई का है। इसके बाद चौक बाजार, काले मंडी, ये जो पूरा अंदरून शहर है, इनके खाने ये सब दिखाएंगे। सही है। तो आपको वैसे खुद कौन सा खाने आपको पसंद है जो अभी तक आपने ट्राई किया और आपको बहुत मज़ेदार लगा? जो स्ट्रीट फूड की बात कर रही हैं, स्ट्रीट फूड में मुझे लगा है कीमे के जो थे ना, कतलम्मे थे। हाँ, कीमे के कतलम्मे थे। अच्छा। और दूसरा मुझे रेवाड़ी मोहल्ले के जो है ना पराठे, तंदूरी पराठे। और वो उस दिन मैं डाइट को भूल गई थी, और वो पूरी वीडियो में मैं बोल नहीं रही, मैं सिर्फ खाती नजर आ रही हूँ। सही है। तो आपको वैसे सईद कैसा आपका ये रहा ओवरऑल? खाने पीने के शौकीन हैं आप? तो लाहौर के जो होते हैं वो तो खाने जिंदगी खाने के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये कि खाना हम सब खाते हैं, हमारी जिंदगी के लिए बड़ी नेसेसरी है, लेकिन खाने को एंजॉय करके जो खाने का जो मजा है ना, वो भी एक अल्लाह की एक नेमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी प्रेफरेंस यही होती है, ये ज़्यादा पसंद करती है कॉन्टिनेंटल। मैं देखता हूँ देसी या रोड साइड, इवन मैं और मेरी बेटी कहीं जाए ना तो बेंच कहीं लगा हो, खाना अच्छा हो तो वहाँ बैठ के खाते हैं बड़े मज़े से, और बड़ा मज़ा आता है। हम लोग ने हर तरह का डाइनिंग किया हुआ है, मतलब आप 5 स्टार से लेके जिसको कहते हैं ना मंजी होटल वाला भी, लेकिन जो खाना से ज़्यादा वहाँ के लोगों से जो मोहब्बत मिलती है, इवन जो दुआएं मिलती हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको मैंने, जब मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने उसकी पिक्चर्स दी, मैंने कंटेंट पोस्ट किया, कोई नया स्टार्टअप है या कोई रोड साइड कोई नया स्टार्टअप है, मैं उसके बारे में लिखता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से गुजरूँ या वो मुझे मिलें, तो जो दुआएं मिलती हैं उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं होता। ये तो है, दुआओं का वाकई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, किस तरह का कंटेंट आप समझते हैं कि ज़रूरी है कोई भी ब्लॉग बनाने के लिए? डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, कंटेंट कितना ज़रूरी है? देखिए, कंटेंट आप कोई भी चूज़ करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसे स्टडी करें, आपको उसके बारे में इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। सेकेंडली आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है। जो टेक्स रिलेटेड है वो उस काम में एक्सपर्ट है, वो कर सकते हैं। मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं टेक नहीं कर सकता, अगर मैं करूँगा भी तो उसके अंदर वो एसेंस नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ को जो आपका शौक भी है, तो आप उसे एक दफ़ा पहले स्टडी करें। और यूट्यूब के ऊपर मैं अक्सर कहता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब ये फ्री बिजनेस हब्स हैं। यहाँ पे आपको कोई रेंटल चार्ज नहीं होगा, उल्टा ही आपको पे करेंगे सर्टेन टाइम के बाद, अगर आप उनका क्राइटेरिया आप मीट करते हैं। तो आप ये अपॉर्चुनिटी अगर 10 लोग अवेल कर रहे हैं तो 11वें आप भी कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आप उसको इंटरेस्ट के साथ लेके चलें और बाकायदा रिसर्च करके चलें, क्योंकि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने रिसर्च नहीं की हुई या कोई ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं, तो आप अपनी वर्ड्स खो देते हैं, फिर आपके पास तो आपकी व्यूवरशिप कम हो जाती है। सही। तो क्या क्राइटेरिया है कि आपके पास कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, या क्या उस हिसाब से कितने व्यूज़ होने चाहिए जिसके बाद जो है आप समझते हैं कि वो वीडियो आपकी तरफ आपको जो है वो पे किया जाएगा? यूट्यूब का क्राइटेरिया तो ये कि 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स हों और 4000 आवर्स का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा रिसेंटली मोनेटाइज हो गया विद इन 2 मंथ्स। अच्छा। अब उसमें ये होता है कि जो पे आउट उसका मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट होता है, वो GDP वाइज चलते हैं, क्योंकि YouTube क्रिएटर स्टूडियो है। जब आप मोनेटाइज हो जाते हैं तो उसमें पूरा एक उसका एक पोर्टल अलग है, वो आपको बता रहा होता है कि किस कंट्री से या किस कॉन्टिनेंट से आपकी कितनी व्यूवरशिप आए, तो आपको उसके ऊपर पे किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से स्टार्टिंग में आके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें, वो यूट्यूब का भी पूरा क्राइटेरिया है और उसके अकॉर्डिंगली फिर फौरन जल्दी से हम डॉलर्स कमाने लग जाए। देखिए, पैसे कमाना इजी मनी का ना, मुझे ये लगता है, जो मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा है कि उसका चार्म नहीं होता, उसमें वो आपको ना वो मज़ा भी नहीं आता। जब आप एक पूरी एफर्ट करते हैं ना, और उस एफर्ट के बाद आपको थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, उसमें बरकत और उसका मज़ा वो अनएक्सप्लेनेबल है। ये तो है।
अच्छा, तो आपने फिर कौन कौन से खाने जो हैं वो ट्राई किए और कौन सा खाना आपको जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया? मैं चूंकि देसी फूड लवर हूँ, तो रोड साइड के ऊपर जाके तिक्के शिक्के ये चीज़ें मुझे बड़ी शदीद किस्म की पसंद है, या जो नाश्ता टिपिकल होता है मतलब वो नान चनों वाला। यहाँ से एक्चुअली कुलचे नहीं मिलते ना मुझे उस तरह से, तो मैंने 2-3 तंदूर ढूंढे जहाँ से वो मिल जाते थे। फिर मैंने अपनी बनी तस्वीरें दिखाई, मैंने कहा यार पैसे जितनी मर्जी लो, इसको ना पानी लगाना है ना ऑयल लगाना है, इसको ड्राई रखना है और इसे इस तरह रखना है। तो मुल्तान की अगर टिपिकल फूड की बात करें तो यहाँ पे जो अंदरून से खाना मिलता है, बीट के वो आपका नमकीन है या मीठे में है कुछ, तो उस जैसा टेस्ट आपको, मेरी एक अपनी पर्सनल लाइकिंग है। तो मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी डाइनिंग किया हुआ है, उनका एक अपना फ्लेवर है, लेकिन वो जो आपको अंदरून के खानों का वाकई ये है, वो आपको बहुत ज्यादा ना नेचर के करीब करीब रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पेशली जो नाश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ के मज़ेदार हैं। फिर आपने शाम के खाने तो वैसे वहाँ पर जैसे आप बारबेक्यू हो गया, ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं। अच्छा, लाहौर के मैं सोच रही हूँ कि वहाँ के फूडी हैं, तो यहाँ मुल्तान के लोग भी बड़े फूडी हैं। मैं खुद बहुत फूडी हूँ, तो इस हवाले से कहती लोग बड़े शौक से खाते हैं जो उनको पसंद हो। आप समझते हैं लाहौर के खाने ज़्यादा मज़ेदार हैं या मुल्तान के? ये गलती मैंने बड़े साल की है और इससे मुझे हासिल कुछ नहीं होता कि हर जगह का, हर हाथ का जायका अलग है। इंजॉय करना चाहिए। अगर मैं लाहौर जाके मुल्तान का टेस्ट ढूंढूं या मुल्तान में बैठ के लाहौर का टेस्ट ढूंढूं तो मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ, मैं वो खाने का फ्लेवर भी नहीं ले रहा। एक नया टेस्ट समझ के उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हर जगह का एक अपना फ्लेवर है, हर आबो हवा का अपना फ्लेवर है। इवन हम दो लोग अगर एक चीज़ सेम बनाएंगे, सेम रेसिपी पे, वो नहीं बनेगी। आप उसमें आग की इंटेंसिटी कितनी रख रहे हैं, आप उसको कितनी देर बाद स्टिर कर रहे हैं, इवन आप उसे मेटल के स्पून से स्टिर कर रहे हैं, लकड़ी से कर रहे हैं, हर चीज़ का ना फ्लेवर उसका डेवलप करने में बड़ा रोल होता है। हर किसी का ना खाना बनाने का टेस्ट भी डिफरेंट ही होता है इस हवाले से। ठीक है जी, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हिना, आप खुद क्या अच्छा बना लेती हैं? आपकी तो वैसे कुकिंग की माशाल्लाह, वैसे अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं तो अभी आपसे खाना है हमने। मुल्तान में कुछ चीज़ें ऐसी मैंने इंट्रोड्यूस कराई हैं जो सिर्फ मैंने ही करवाई हैं, वो मेरी रेसिपीज़ हैं और मैंने उन पे महीनों काम किया। फिर वो जाके मतलब मेरी अपनी बनाई हुई वो चीज़ें हैं। बटेर प्लेटर है, भुने बटेर, मटन कुन्ना, हरीसा, मटन बिरयानी है। हाँ। और मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं बचपन में खाती थी हाथ का कूटा कीमा ना, अब वो ट्रेंड नहीं है, तो मेरा बड़ा था, मैंने वेंडर से कहा कि मुझे वो कीमा चाहिए जो मोटा सा हाथ से कूटा हुआ होता है। उसने मुझे दिया, फिर मैंने उस रेसिपी पे काम किया, मैंने डिश बनाई है भुना तंदूरी कीमा, और उसमें स्मोक होता है उसका कोयले का, और बड़ा भूख को बढ़ा रही है इस टाइम। ये जी। और बाकी अगर घर के वाले से बात की जाए तो घर वाले ये फैंसी खाना डेली नहीं खा सकते। घर में जो बनेगा ना, जो मेरी फैमिली के लिए, इवन कि मैं ये रोज चीजें बनाती हूँ, हम लोग डेली खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खाते। हम लोग जो पर्सनली लाइक करते हैं आलू गोश्त, दाल चावल, पुलाव, बिरयानी नहीं खाते। अच्छा, बिरयानी डेली मेरे पास बनेगी, घर कोई नहीं खाएगा, मामा पुलाव बना दें। उसके अलावा सैंडविच, बर्गर, ये चीजें मैं घर में बना लेती हूँ। आजकल कुकीज बनाने का बना रही हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ कुकीज बना रही हूँ और भेज रही हूँ। सही है। तो कुकीज वाला कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। हाँ, बेकिंग की तरफ आप आ गई हैं। बस आपको भी वो खिलानी है। हाँ, बस कुकीज खिलाएंगे। सही है। भी नहीं, आप सिर्फ वहां जाके अच्छा से एक फोटो शूट करें, अपना पेज बनाएं, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है आप वहां जाएं, वो चीज़ लें, पैक करवाएं और भेज दें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकती, अगर आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि आप पेज रन कर सकें, जाहिर है चीज़ को बेचने का तरीका आना चाहिए। मार्केटिंग करना भी आसान बात नहीं है ना। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करती हूँ तो पकाती नहीं हूँ, मुझे बेचने का भी तरीका आता है। आपको बेसिकली काम ही ऐसा करना होता है अगले के मुंह में पानी आ जाए। इवन मैंने एक आम सी कुकीज़, ये हर जगह अवेलेबल है, मैंने इनकी फोटोज लगाई हैं और मेरा इस वक्त व्हाट्सएप फुल है कि हमें ये कुकीज़ खानी है। चीज़ को दिखाने का तरीका आना चाहिए कि वो किस तरह आपके मुंह में पानी आता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, लाइक उसके लिए ज़ाहिर है पेज रन करने, आपको कैप्शन लिखनी है, आपको फोटोज़ लगानी है, वो चीज़ें नहीं। तो अगर आप ब्यूटी पार्लर जाएँ, आप जाके सैलून से सिर्फ वैक्सिंग सीख लें, आप 500 की डब्बी लें, वो स्ट्रिप्स लें, आप जाके घरों में कर सकती हैं। और उससे आप मेरे हिसाब से ना
अगर आप एक दिन में प्रॉपरली काम करें तो 4 से 5 हज़ार एक दिन में अर्न कर सकती हैं। सिर्फ आपको सोचना है कि करना क्या है, मतलब ये है कि बेहतर रास्ता इंसान खुद खुद तलाश वो करता उनको है ना खुद कि उसको देखना करना है। क्या एग्जैक्टली उनको देखते हैं, वो रीसेलिंग कर सकती हैं, वो कुकिंग कर सकती हैं, वो ये काम कर सकती हैं। ये तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ। उसके अलावा जब वो खुद सोचेंगी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जो कुछ लोग ट्यूशन सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हैं, काम तो बहुत है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ आसान कर दी है लोगों के लिए ना, कि अगर आप जिस तरह हम पहले चाहते थे कि बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ जो है बड़ी मेहनत, आपको बहुत चीज़ें सर्च, अब ये है कि आपकी सोशल मीडिया ना आपकी पहुंच में है, आपने फौरन स्क्रॉल करते जाएं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिससे आप अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत देहातों में रहते हुए जिनके पास शायद क्वालिफिकेशन भी नहीं है और वो अपना YouTube चैनल रन कर रहे हैं, वो Facebook पे एक्टिव हैं, वो इंस्टाग्राम पे, मतलब वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें लक भी वैसे आप समझती हैं? लक भी मैटर करती है कि वो लम्हों में वायरल हो जाते हैं किसी एक वीडियो से। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो कुछ भी करें तो लोगों ने उनको देखना है, वो फॉलोअर्स एकदम आपके इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सईद, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया कितना फ़ायदा दे रहा है लोगों को? देखिए, अब तो सारी चीज़ें जो है वो पूरी वर्ल्ड ही ग्लोबली कनेक्टेड है। एक ज़माना था लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, ट्रैवल करके जाते थे, वहाँ पे बुक लेनी पढ़नी, इवन वो बुक अगर उस टॉपिक की नहीं है तो आपका पूरा सफ़र ज़ाया हो गया। अब ये कि आपकी पूरी दुनिया आपके हाथ के ऊपर है। आप अपना PDA यूज़ कर रहे हैं, आप अपना टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी भी एक चीज़ के बारे में मल्टीपल ओपिनियंस, मल्टीपल रिसर्चेस पढ़ के अपने पास घर बैठे या आप कहीं पे भी हैं, अपने कंफर्ट टाइम के अंदर आप वो चीज़ें लर्निंग कर सकते हैं। और स्किल्स इन्हेंसमेंट और लर्निंग के लिए कोई एज या कोई टाइम ब्रैकेट नहीं होती। मैंने बहुत देर से आके जो फोटोग्राफी सीखी और उसमें भी ये था कि इंटरेस्ट था, मैंने चीज़ों को देखा। मैंने ये नहीं किया कि अगर कोई अच्छी बना रहा है तो वो क्यों अच्छी बना रहा है या मैं उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर दूँ। मैंने उससे उसकी लर्निंग देखी। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को लर्न करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि उससे अल्टीमेटली फ़ायदा मुझे है, मेरे पास अपने स्किल्स की टूल किट के अंदर एक नया इजाफा हो रहा है और उससे फिर आगे जाके मैंने अपना बेनिफिट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। सही। अच्छा, आपको कैसे ख्याल है कि फूड की तरफ जाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए, हमें अपना चैनल बनाना चाहिए? देखिए, उसमें ये होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी एक तो देखनी है कि मैंने जो मेरा स्किल सेट है दैट कम्स विद कॉर्पोरेट बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उसमें पहले अब ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन कर कोई नहीं रहा, या आप वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं। खाने का वैसे ही शौक बहुत ज़्यादा, तो जब खा रहे हैं तो लोगों को भी दिखाते हैं। क्योंकि उससे होता ही है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, जब मैंने भी बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, मुझे नहीं पता थे, मैंने मुल्तान के डिफरेंट व्लॉग्स जो कि दूसरे शहरों से लोगों ने आके, बड़े बड़े पाकिस्तान के ज़बरदस्त यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने आके बनाए, मैंने वो देखे और मैं वहाँ गया और वो बड़ी एक्सेप्शनली बड़ी अच्छी चीज़ें थी। तो उसमें ये कि आपने एक चीज़ तो अपने आप को हर वक्त मोटिवेटेड रखना है। जिस दिन आप डीमोटिवेट हुए उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू है। फिर आप उस एंग्जाइटी से वो बाहर नहीं आ सकते। आपने अपने आप को एक डायरेक्शन में, आपने डेली का अपने आप को एक टारगेट असाइन करना। मैं यही करता हूँ, मैंने अपने बड़े टारगेट सेट नहीं किए होते, मैंने छोटे छोटे सेट किए होते, क्योंकि छोटा टारगेट जब मैं जल्दी अचीव करता हूँ तो मेरी मोटिवेशन खुद ही बूस्ट हो जाती है। तो मैं इस तरह छोटे छोटे फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हूँ। सही। अच्छा, इनसे मजीद भी जानेंगे कि इनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हिना, कैसा अब लगता है जब एक अभी आप देख रहे हैं फेम भी मिल रहा है आपको, सब चीज़ें, फॉलोअर्स भी हैं, फिर आप काम भी कर रहे हो, तो कैसा लगता है? पहले लोग मुझे जानते थे मेरे पेज की वजह से कि IMI एक ब्रांड बन चुका था, लेकिन अब मैं कहीं भी जाऊं, लाइक अभी भी मैं चली जाऊं किसी मार्केट में, मुझे ये लाजमी बात है कि 3-4 लोग आके कहेंगे है ना सईद आप दोनों आए हुए। थोड़े दिन पहले हम लोग गए हुए थे मार्केट, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, फ़ोटोज़ बनाने लगे। अब जहाँ भी जाए तो एक चीज़ नॉर्मल सी हो गई हमारे लिए कि लोग मिलते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। और ये बात कहना कि फर्स्ट व्लॉगर कपल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी उस तरीके से वैसे तो लोग काम कर रहे हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं,
बट इस तरह कपल में कोई भी वो जो है वो नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ऐसे। उसके हवाले से फिर आपको वो तो एक तो ये है ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन एग्जैक्टली एक अलग होती है कि आप बड़े सिक्योर हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है, तो ये भी बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैटर करती है अच्छा, आपकी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुल्तान से। मुल्तान के जो कह सकते हैं कि लोगों ने सपोर्ट, सब लोग आके कहते हैं हम देख रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन कि मैं अगर अपनी फैमिली की बात की, जो पेरेंट्स तो कर रहे हैं सपोर्ट, बहन भी बहुत कर रही है, इवन के ड्रेस चूज़ करना है, कुछ करना है, चीज़ें तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कज़न्स की, इन फैमिली की, मुझे कल परसों कज़न से वैसे तो टाइम नहीं होता कि मुलाकात हो, मुझे मैसेजेस आए, लिंक शेयर कर रहे हैं कि यार इस जगह पे जाके खाओ, स्पॉट्स का और चीज़ों का कि यहाँ पे तुम लोगों ने कवर करना है। और एक कज़न ने कहा कि जहाँ जाती हो तो प्लीज़ उसका रेट मेंशन किया करो कि एग्जैक्टली क्या उसका बिल बना है। तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि वो एक चीज़ को मतलब देख रहे हैं और मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद मैं बेहतर करूँ। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है कि अच्छा लोग अप्रिशिएट करने वाले बड़े कम होते हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज करने वाले आप लोगों पे ज्यादा होते हैं, तो वो भी हैं। वो भी हैं। अच्छा वो भी ना हो तो फिर मजा नहीं आता, काम का मजा नहीं आता। हाँ। बेसिकली उन लोगों से तो मुझे मजीद मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत मेहनत करूं और आगे जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सईद, आप इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब आपने इसी पे ही फुल टाइम फोकस रखा हुआ है, क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा हुआ है कि किस तरह आप मजीद इसको आगे लेके चलना है? देखिए मजीद काम वो हम कर रहे हैं जिसमें हम दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अभी तो हमने सिर्फ मुल्तान स्टार्ट किया है, अभी अब तक पूरा मुल्क घूमना है और अपने दुनिया भी घूमनी है, हमने जगह जगह खाने खाने हैं और दुनिया को बताना है कि वो किस तरह का फ्लेवर है, लाइफ इंजॉय करनी है। मतलब वो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो 9 to 5 की जो ब्रैकेट है ना, उससे निकल के ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है। तो अब हमने बहुत लेट, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने ज़िंदगी इंजॉय करनी शुरू कर दी है। हाँ, एट टाइम्स ऐसा होता है कि लोग देखने वाले को ये लगता है कि ये जैसे ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट में है या बहुत आरामदेह काम है या आए और ये कर लिया, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट होती है। परसों जो हमने एक वीडियो शूट की कि 500 रुपये में 2 लोग पूरा दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की स्नैकिंग और रात का खाना कैसे खा सकते हैं। अच्छा। और वो हमने बनाया और उसके बाद जब रात को लिटरली ये हालत हो चुकी हुई थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं, लेकिन वो करना था। आपको सबसे पहले अगेन वही कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और इसमें काम को एंजॉय करना चाहिए। हम तो एंजॉय समझ के इसको करते हैं और उसी के साथ फिर ये है कि जब अल्लाह तक तो आपकी नीयत जा रही है, हाँ, ठीक है, तो वहीं से हिम्मत आती है, वहीं से आपको मजीद मोटिवेशन मिलती है और मजीद इम्प्रूवमेंट उसमें आती है। सही। तो बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, बच्चों की क्या इंटरेस्ट है इस टाइम? अच्छा हिना से पहले जान लेते हैं। हिना, बच्चों को टाइम देना भी चाहिए, बताइए आपके काम दोनों आप कर रहे हैं तो उसमें बच्चे तो कहीं नहीं इग्नोर होते या बच्चों को भी साथ? बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होते, उनको पढ़ाती भी मैं खुद हूँ। अच्छा। मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद ये बाहर घूम रही है, बल्कि आज भी एक व्लॉग पे कमेंट था कि पीछे आपके बच्चे नजर आ रहे थे, हमें उनको देख के मजा आता है कि पीछे से अचानक से आए थे। बच्चे हमारे साथ होते हैं। हाँ, अगर स्कूल टाइम में कोई व्लॉग शूट हो रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट का है या कुछ ऐसे है, तो वो स्कूल में होंगे तो फिर हम लोग शूट करके आ जाएंगे, बाकी टाइम बच्चों का होगा। लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पहले हमें ये करना तो उनको होमवर्क करवाना है। होमवर्क करवाने के बाद बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम सारा मतलब करते हैं शूट वगैरह, बच्चे इग्नोर नहीं होते कहीं भी। ठीक है, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, बच्चे जब देख रहे होते हैं पेरेंट्स को तो बच्चों फॉलो भी करते हैं ना पेरेंट्स को, तो बच्चों में क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो ऐसे इस तरह से नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर शूटिंग हो रही है तो हमने आगे जाके कोई बात नहीं करनी। वो फोटो बना रहे हैं तो पहले वो फोटो बनाएंगे, सेशन कंप्लीट होगा, हम तब खाना खा सकते हैं। और इस वक्त मेरी बेटी यहाँ सेट पे मौजूद है और उसकी आवाज़ नहीं आ रही, इस बात का जवाब है। हाँ ये क्या, अच्छा बच्चों को भी जाहिर सी बात है ना, उनको हाँ ठीक हो गया। अच्छा स्पेशली जिस तरह अभी हम आपकी उस पर बात करेंगे कि आप राइटर भी हैं, लिखती भी हैं, तो फिर वो किस तरह आइडियाज आते हैं? लिखना शुरू से पसंद है? लिख में रही थी बहुत बचपन से, मैंने नवाइवक से स्टार्ट किया था, मैं बहुत छोटी सी थी, लाइक 6th-7th में, मैं तब से लिखा, फिर अफसाने लिखे और बहुत लिखा। लेकिन शादी के बाद ये चीज़ कम हो गई थी। अच्छा एक दिन बैठे बैठे ही मैंने अपने पेज पे कुछ पोस्ट कर दिया, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी उसको एप्रिसिएशन मिलेगी और इतना लोग उसको पढ़ेंगे। तो मैंने एक नक्शे हिना के नाम से अपनी लाइफ स्टोरी तो नहीं कह सकती, लेकिन वो चीज़ें जो मेरी इस करियर के रास्ते में आई, जो मेरा रास्ता बनी, मैं यहाँ तक पहुँची,
वो शेयर करनी शुरू की और उसके बाद तो इतने मैसेजेस और नक्शे ही ना सबके मुंह पे आ गया कि अब मैंने उसकी जाहिर है उसकी एपिसोड्स हैं जो कर रही हूँ, अभी कुछ मसरूफ थी तो मजीद नहीं लिख पाई, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में दोबारा ये स्टार्ट करूँगी। तो जो लिखने का अमल था उसमें भी कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा। मुझे इतना ज़्यादा, मुझे लोगों ने कहा कि जितने खूबसूरत आप खाने बनाती हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत आपके अल्फाज हैं। सही कहते हैं रिदम है आपके लफ्ज़ों में, कहानी तो जो है हाँ, लेकिन रिदम है। रिदम है। आप इनकी लिखी हुई चीज़ें जो तहरीरें हैं या अफसाने हैं वो फिर आप पढ़ते हैं या नहीं? कम ही होता है, क्योंकि जब पढ़ता हूँ तो फिर मैं रात में भी सो जाती हूँ, उस वक्त मैं देख लेता होता हूँ, क्योंकि हमने दिन में अपना टाइम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बहुत ज़्यादा डिवाइड की होती हैं। दिन सबके लिए 24 घंटे का होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लें। पढ़ता मैं इसके वो सारी लिखी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हम दोनों उस स्टेज से इकट्ठे गुजरे हुए हैं जो कुछ इसने लिखा है। सही। तो उसका पूरा एक फ्लैशबैक भी साथ चलता है, लेकिन ये कि वो भी हम इस तरीके से लिखने का पर्पज़ क्या है, लर्निंग जो हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं या जिन हार्ड फेसेस से हम गुजरे हैं, तो पढ़ने वाले को एटलीस्ट वो अपने आप को अगर उससे कोरिलेट करे तो उसके अंदर उसका सोल्यूशन भी इसमें लिखा होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आया था तो हमने उसको किस तरीके से उस चैलेंज को लिया, तो किस तरीके से निकले। तो ये लोगों के लिए एक सिनेरियो भी है और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी साथ दिया हो। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो अपना चैनल अपना काम करना चाह रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ये एक पूरा बिजनेस हब है। आपको इन्होंने कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करने, आप अपना अच्छा कंटेंट लेकर आए। जिस चीज़ में आपके पास स्किल्स है, स्किल अल्लाह ने हर एक को दे करके दुनिया में भेजा हुआ है। अगर तो आपने आइडेंटिफाई नहीं की तो पहले उसे आइडेंटिफाई कर लें, और स्किल आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके क्लोज फ्रेंड्स, वो उनको पता होता है, वो आपको नहीं पता होता। मेरे केस में तो ऐसे ही था। वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो स्किल्स को अब वो रॉ फॉर्म में होंगी, आपने उसको मजीद पॉलिश करना, और उसके बाद फिर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ को जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम करेंगे तो फिर आप उसका खुद रिजल्ट देखें कि उसके अंदर फिर आपके पास सक्सेस के अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? टिप्स को आप क्या टिप्स देंगी जो ख़वातीन हैं? वही के पेज बनाएं, अपनी यही पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सबको पता होता है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। अगर कोई मेरे पास आके ये बात करती हैं, आपकी तो डिफरेंट चल रही होती है, मैं कंटेंट देख रही होती हूँ, अगर आप कहीं घर में भी बैठी हैं तो उस चीज़ को भी कैप्चर करके आपने अपने खाने हैं अच्छा, या अपने... ये एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, वो ये कि लोग, मेरे ये नक्शे हिना लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि लोग समझते थे कि ये सिर्फ मेकअप करती है, ये सिर्फ तैयार होती है, ये तो इसकी रेस्टोरेंट्स में जाती है। उनको नहीं पता था कि मैं किन चीज़ों से गुजर के यहाँ तक आई हूँ और मेरी पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। वो सब करने के बाद मैं ये सब करती हूँ। मैं एक ही 24 घंटे में सब कुछ करती हूँ। सही। तो वो बताने का मकसद ये था कि मैं आराम से फूलों की सेज पे चल के यहाँ तक नहीं पहुँची, मैंने हालात से लड़ी हूँ। हाँ। और कई जगहों पे ऐसी ये चीज़ें उन खवातीन के लिए थी जो हिम्मत हार जाती हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये चीज़ें आ गई, अब हम आगे नहीं जा सकते। मैंने हर मोड़ पे उनको बताया, देखें एक कदम मैं मज़ीद आगे बढ़ी थी, मैं खुद को खींच के आगे लेके गई थी कि मैंने हालात से बाहर निकलना है। सही। और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में जितना आप हम वाकई इस गिर्द में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर चीज़ें हमारी चल रही होती हैं, लेकिन बात ये आती है कि जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और डिप्रेशन का भी सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, जाहिर है डिप्रेशन, मैं भी इंसान हूँ, थकती भी हूँ, स्ट्रेस भी होते हैं और लोगों की बातों से भी चीज़ें होती हैं। उसका एक ही हल है, जब आप इतना मसरूफ़ रहेंगे ना क्रिएटिव साइड पे, तो आपको वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ के जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं या जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उन लोगों को जवाब भी आपकी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपने स्टार्ट करा तो कभी ऐसा हुआ कि आपका भी थोड़ा हौसला डाउन हुआ कि नहीं, अच्छा कोई इस तरह क्रिटिसाइज कर दे, डिमोटिवेट कर दे? इनिशियली हुआ था, जो फर्स्ट टाइम मैंने ये पेज बनाया, चीज़ें थी कि अपने ही लोगों ने, मतलब एक्सटेंडेड कुछ रिलेटिव्स की, ये क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, ये सही नहीं है, या इतनी डिग्री लेके ये कुछ कर रही है। रोई भी थी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, लेकिन तब मैंने कहा था कि इन लोगों को मैं एक ऐसा ब्रांड बन के दिखाऊंगी, जब ये लोगों को बताएंगे कि ये वो हिना है जो हमारी कज़न है।
बिल्कुल ऐसे ही, और आज वो प्राउड मूवमेंट है अभी और तक। ये एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने बताया था अपनी फैमिली में कि हमारे जानने वालों ने आपसे फूड ऑर्डर किया और बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमने उनको बताया नहीं कि आप हमारी रिलेटिव हैं। मतलब कि शायद उनको ये चीज़ अजीब लग रही थी कि ये काम सही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मकाम है जो लोगों को वो सब बताते हैं कि है ना हमारी कज़न है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हमारी बहुत सारी आपके साथ दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।